हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीनत। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का। चीन के विशेष संदर्भ में एकदलीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का विवेचना कीजिए। आंसर है चीनी साम्यवादी दल। चीन की राजनीतिक प्रणाली में साम्यवादी दल का स्थान केंद्रीय है। ये केवल एक राजनीतिक दल ही नहीं अपितु नए समाज का निर्माता एवं शासन का सूत्रधार भी है। हेरोल्ड हिंटन के अनुसार चीनी साम्यवादी दल की सत्ता के 4 आधार हैं। सर्वप्रथम, मार्क्सवाद पर आधारित होने के कारण चीन का साम्यवादी दल अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन का एक अंग है। दूसरे, ये एक राष्ट्रव्यापी संगठन है तथा ये देश के तीसरे प्रचार एवं संचार के समस्त साधनों पर साम्यवादी दल का एक आधिपत्य है। अंत में साम्यवादी दल का पुलिस एवं सेना पर कठोर नियंत्रण है। जब प्रचार से काम नहीं चलता तो साम्यवादी दल इस दमनकारी शक्ति का प्रयोग करता है। चीनी साम्यवादी दल की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। साम्यवादी दल चीन की राजनीतिक प्रणाली में साम्यवादी दल का एक स्थान केंद्रीय है और ये निर्माता एवं शासन का सूत्रधार भी है। और हेरोल्ड हिंटन के अनुसार चीनी साम्यवादी दल की सत्ता के 4 आधार हैं। सर्वप्रथम, मार्क्सवाद पर आधारित होने के कारण चीन का साम्यवादी दल एक अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन का एक अंग है। दूसरा, राष्ट्रव्यापी संगठन है तथा देश के तीसरे प्रचार एवं संचार के समस्त साधनों पर साम्यवादी दल का एक आधिपत्य है। और जब प्रचार से काम नहीं चलता है तो साम्यवादी दल इस दमनकारी शक्ति का प्रयोग करता है। चीनी साम्यवादी दल की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। एकदलीय व्यवस्था। सोवियत संघ के समान चीन में भी एकदलीय पद्धति को अपनाया गया है। साम्यवादी केवल सर्वहारा वर्ग के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, अतः वे एक ही दल में विश्वास रखते हैं जो सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व प्रदान कर सके तथा उनके हितों की रक्षा कर सके। चीन में मंगोलों, तिब्बत अथवा मुसलमानों इत्यादि के लिए जातीय आधार पर कोई पृथक संगठन नहीं है। विदेशों में निवास करने वाले चीनियों के लिए साम्यवादी दल की अनेक शाखाएं हैं। एकदलीय व्यवस्था क्या कि सोवियत संघ के समान चीन में भी एक दलीय पद्धति को अपनाया गया है, अतः वे एक ही दल में विश्वास रखते हैं और नेतृत्व प्रदान कर सके तथा उनके हितों की रक्षा कर सके। और मंगोलों, तिब्बत, मुसलमानों इत्यादि के लिए जातीय आधार पर कोई पृथक संगठन नहीं है। और चीनियों के लिए साम्यवादी दल भी अनेक शाखाएं हैं। चाउ जिंग बेन के अनुसार साम्यवादी शासन की स्थापना से पूर्व चीन में 7 छोटे राजनीतिक दल थे। इनमें चीन की प्रजातांत्रिक चीन, कुंग दल व जनतांत्रिक पुनर्निर्माण इत्यादि का उल्लेख किया जा सकता है। इन दलों के अलग अलग सिद्धांत व कार्यक्रम थे, किंतु साम्यवादी शासन सम्मिलित होने के उपरांत इनके विशिष्ट कार्यक्रमों का अंत हो गया और 1954 के संविधान की प्रस्तावना में विभिन्न दलों के आधार पर संगठित लोकतंत्रात्मक संयुक्त मोर्चे का उल्लेख मिलता है। अतः संविधान में स्पष्ट तौर पर छोटे छोटे दलों के अस्तित्व को स्वीकार किया गया था और संविधान में इन दलों का उल्लेख एक औपचारिकता मात्र थी, क्योंकि इन दलों पर साम्यवादी दल का कठोर नियंत्रण था। सांस्कृतिक क्रांति के दौरान चीन में क्रांतिकारी समितियों की स्थापना की गई थी। चाउ चिंग बेन के अनुसार साम्यवादी शासन की स्थापना से पूर्व चीन में 7 छोटे राजनीतिक दल थे और क्यूमिंताक की क्रांतिकारी समिति, मजदूर दल, प्रजातांत्रिक कुंग दल व जनतांत्रिक पुनर्निर्माण इत्यादि का उल्लेख किया जा सकता है। और अलग अलग सिद्धांत व कार्यक्रम थे, किंतु साम्यवादी शासन सम्मिलित होने के उपरांत इनके विशिष्ट कार्यक्रमों का अंत किया गया और 1954 में संविधान की प्रस्तावना के अनुसार लोकतंत्र संयुक्त मोर्चे का उल्लेख मिलता है और छोटे छोटे दलों के अस्तित्व को स्वीकार किया गया था। और संविधान में इन दलों का उल्लेख एक औपचारिकता मात्र थी। और सांस्कृतिक क्रांतिकारी के दौरान चीन में क्रांतिकारी समितियों की स्थापना की गई थी।
1975 के संविधान के 22वें अनुच्छेद द्वारा इन समितियों को मान्यता प्रदान की गई थी और इस संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक संयुक्त मोर्चे के स्थान पर क्रांतिकारी संयुक्त मोर्चे का उल्लेख किया गया था और इस संविधान में साम्यवादी दल के अतिरिक्त अन्य किसी दल का उल्लेख नहीं किया गया था और इसी प्रकार 1978 के संविधान में भी केवल साम्यवादी दल को ही मान्यता प्रदान की गई थी और 1982 के संविधान में इस बात का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया। 1975 के संविधान के 22वें अनुच्छेद में इन समितियों को मान्यता प्रदान की गई और लोकतंत्रात्मक संयुक्त मोर्चे के स्थान पर क्रांतिकारी संयुक्त मोर्चे का उल्लेख किया गया और अन्य किसी दल का उल्लेख नहीं किया गया और 1978 के संविधान में भी केवल साम्यवादी दल को ही मान्यता प्रदान की गई थी और 1982 के संविधान में इस बात का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया। इस वीडियो में हमने क्या देखा फ्रेंड्स, चीन के संदर्भ में एक दलीय व्यवस्था, मतलब चीन में जो थी एक दलीय व्यवस्था कैसी थी। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और इसे अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।